तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था विटामिन, अब पढ़ेंगे हम खनिज यानी कि मिनरल्स। मिनरल्स यानी कि हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अकार्बनिक पदार्थ। विटामिन जो था वो कार्बनिक पदार्थ थे और मिनरल रहते वो अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। ये एक पोषक तत्व के रूप में भी माना जाता है, यानी कि टोटल एच ये हमारे शरीर में 3% टोटल में शरीर के वजन का 3% पाया जाता है, या फिर जानवर के शरीर में टोटल जो उसका वजन रहता है उसमें 3% पाया जाता है। ये इसके में जो प्रोक्सीमेंट प्रिंसिपल रहता है वो रहता है टोटल एच। ठीक है, यानी कि ये मिनरल्स जो रहते हैं वो भोजन में पाए जाते हैं, यानी कि वो हमारे शरीर में उसका निर्माण नहीं होता, उसको हमें बाहरी भोजन के रूप में लेने की जरूरत रहती है। ये हमारे शरीर में अल्प मात्रा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनकी जो परिभाषा लिखेंगे, इसकी परिभाषा में हम लिखेंगे ऐसे कार्बनिक पदार्थ या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऐसे अकार्बनिक पदार्थ या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ऐसे अकार्बनिक पदार्थ जो एक पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं। ठीक है, पोषक तत्व की तरह काम करते हैं। ये शरीर में नहीं बनते, ये शरीर में नहीं बनते, इनको हमें भोजन के रूप में लेने की आवश्यकता होती है। तो ये भोज्य पदार्थों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज यानी कि ऐसे अकार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर में नहीं पाए जाते, जो कि भोजन से हमें ग्रहण करने की आवश्यकता रहती है, जो कि अल्प मात्रा में होती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो टोटल जो खनिज रहते हैं वो कितने, मतलब कौन कौन से रहते हैं। ठीक है, खनिज जो रहते हैं वो दो प्रकार के रहते हैं, तो मेजर मिनरल्स यानी कि जो जिनकी जरूरत ज्यादा रहती है, और एक रहते हैं माइनर मिनरल्स यानी कि जिनकी जरूरत कम रहती है। तो टोटल जो जानवर के शरीर में जो खनिज की संख्या रहती है वो 22 रहती है। जानवरों के शरीर में कुल खनिजों की संख्या ये रहती है 22, जिसमें 7 तो रहती है, वो रहती है मेजर मिनरल्स, और जो 15 रहती है वो रहते हैं माइनर मिनरल्स। ठीक है, मेजर मिनरल्स जो रहते हैं 7 और माइनर मिनरल्स जो रहते हैं 15। ठीक है, मेजर मिनरल्स यानी कि जो जानवर शरीर या फिर मनुष्य के शरीर में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जिनकी जरूरत ज्यादा रहती है। और माइनर मिनरल्स जिनकी जरूरत कम रहती है। मेजर मिनरल्स अब देखेंगे कौन कौन से। इसमें फर्स्ट आएगा कैल्शियम और फास्फोरस, जो कि जानवर शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद आएगा सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद आएगा सल्फर और मैग्नीशियम। और इनके ये जो 7 जो मिनरल्स है, जो खनिज है, उनको जानवर शरीर में सबसे ज्यादा इनका उपयोग रहता है। और जो माइनर मिनरल्स रहते हैं, यानी कि जिनकी जरूरत कम रहती है, वो रहेंगे फेरस, कॉपर,
मैग्नीज और मोलिब्डेनम, ऐसे जो जितने भी बाकी जो बचे हुए मिनरल्स है। ठीक है, यानी कि जानवर के शरीर में टोटल जो खनिज रहते हैं वो रहते 22, उसमें जैसे भी जो मेजर मिनरल्स रहते हैं यानी कि जिनकी जरूरत ज्यादा रहती है वो रहते 7, और जो माइनर मिनरल्स यानी कि जिनकी जरूरत कम रहती है वो रहते 15। मेजर मिनरल्स में आएंगे कैल्शियम, फास्फोरस, यानी कि सबसे ज्यादा जो पशु शरीर में या फिर मानव शरीर में पाए जाते हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस, लगभग टोटल 3% में से भी 2% सिर्फ ये दोनों ही पाए जाते हैं। उसके बाद रहेगा सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम। ठीक है, उसके बाद जो माइनर मिनरल्स जिनकी जरूरत ज्यादा नहीं रहती है उसमें आएगा फेरस आएगा, कॉपर आएगा, मैग्नीशियम आएगा, मोलिब्डेनम आएगा और जितने भी और खनिज बच गए। उसके बाद हम देखेंगे कि जो खनिज है ये टोटल एच का जो एसिड सोल्यूबल एच रहता है यानी कि जो एसिड में घुल जाते हैं उस कैटेगरी में इनको रखा जाता है। एसिड सोल्यूबल एच यानी कि जो टोटल एच जो मान लिखते हैं हम खनिज का प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल, उसमें एसिड सोल्यूबल एच में माना जाता है। और जो शरीर का वजन का लगभग 3% हिस्सा सिर्फ खनिज से ही बनता है, और 3% में से भी फास्फोरस और कैल्शियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। कैल्शियम पाया जाता है 1.33%, यानी कि लिखेंगे जो खनिज रहते हैं वो ये सभी खनिज टोटल एच में एसिड सोल्यूबल एच की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि जितने भी खनिज है वो एसिड में सोल्यूबल यानी एसिड में मिल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद शरीर में जितने भी जो खनिज रहते हैं वो शरीर के वजन का 3% पाए जाते हैं। यानी कि जानवर के शरीर के वजन का 3% भाग खनिज होता है। ठीक है, उसमें भी जो कैल्शियम रहता है वो 1.33% भाग कैल्शियम का रहता है, और जो फास्फोरस रहता है वो 0.74 भाग यानी कि 0.74% उसमें फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, और शरीर में सबसे ज्यादा जो खनिज पाए जाते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस ही रहते हैं। इनका अनुपात 2:1 के रूप में ये पाए जाते हैं। ये कैल्शियम और फास्फोरस 2:1 के रूप में पाए जाते हैं। और जानवर के शरीर में या फिर मनुष्य के शरीर में जो कैल्शियम रहता है वो शरीर, ब्लड और हड्डियों में तीनों में इनका अनुपात 2:1 ही रहता है। यानी कि शरीर पूछ ले, ब्लड पूछ ले या फिर हड्डी पूछ ले, इसमें जो कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात रहता है वो 2:1 के रूप में ही रहता है। अगला जो पॉइंट रहेगा कि जो कैल्शियम और फास्फोरस का स्टोरेज कहां पर होता है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम का स्टोरेज शरीर में कहां पर होगा। शरीर में कैल्शियम का स्टोरेज होता है हड्डी में, और मसल यानी कि मांसपेशियों में, मसल्स में कैल्शियम का स्टोरेज जो रहता है वो रहता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यानी कि जो अगर शरीर में अगर कैल्शियम का स्टोर पूछे तो वो होगा बोन में यानी कि हड्डी में, और मसल यानी कि मांसपेशियों में अगर कैल्शियम का स्टोरेज पूछे तो वो होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है,
उसके बाद हम देखेंगे कि जो गाय में जो कैल्शियम और फास्फोरस की जो नॉर्मल जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस। इसमें पहले पॉइंट में हम लिखेंगे कि जो गाय रहता है उसके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कितनी रहती है। तो गाय के ब्लड में कैल्शियम की सामान्य मात्रा तो गाय के ब्लड में कैल्शियम की जो सामान्य मात्रा रहती है वो 8 से 12 mg प्रति 100 ml, 8 से 12 mg प्रति 100 ml, यानी कि 100 ml ब्लड में जो कैल्शियम की मात्रा रहती है वो 8 से 12 मिलीग्राम होती है। और यहीं पर अगर फास्फोरस पूछ ली तो फास्फोरस की सामान्य मात्रा रहती है वो 4 से 8 mg प्रति 100 ml रहती है, 4 से 8 mg प्रति 100 ml। ठीक है, उसके बाद अपन अगर देखेंगे कैल्शियम और फास्फोरस का उत्सर्जन, यानी कि जो शरीर से बाहर कैसे निकलती है, यानी कि जो भी जिन कैल्शियम और फास्फोरस का पाचन शरीर में नहीं होता वो बाहर कैसे निकलती है। तो शरीर से कैल्शियम व फास्फोरस का उत्सर्जन, तो ये होगा मल के रूप में या फिर फिकस के रूप में। ठीक है, और जो सोडियम, पोटेशियम और जो क्लोरीन रहता है उनका जो उत्सर्जन होता है वो यूरिन के रास्ते यानी कि मूत्र के रास्ते होता है। ठीक है, यानी कि अगर गाय के ब्लड में कैल्शियम की मात्रा पूछे तो 8 से 12 mg प्रति 100 ml होती है। अगर फास्फोरस की अगर मात्रा पूछे तो 4 से 8 mg प्रति 100 ml होती है। और शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस का जो उत्सर्जन होता है, जो कि पचने के बाद जो कैल्शियम और फास्फोरस बच जाती है, जिनका पाचन नहीं हुआ, वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाती है। और सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन इनका जो उत्सर्जन होता है वो यूरिन के रूप में होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो कैल्शियम रहता है वो शरीर में किस रूप से कार्य करता है। तो कैल्शियम की होम्योस्टेसिस यानी कि अगर मान लो कि हमारे शरीर का तापमान है, तो शरीर का तापमान अगर 40 डिग्री हुआ तो उस 40 डिग्री से वापस 37 डिग्री तक लाने का काम जो रहता है वो अपने हाइपोथैलेमस का रहता है, जिसको बोलेंगे हम होम्योस्टेसिस। यानी कि अपने शरीर को जो वातावरण रहता है उसको एक तरह से संतुलित बनाने का कार्य करता है। इसकी जो परिभाषा लिखेंगे, होम्योस्टेसिस की परिभाषा लिखेंगे कि ये जो रहता है वो शरीर में कैल्शियम की मात्रा को स्थिर बनाए रखने का कार्य करेगा। शरीर में कैल्शियम की मात्रा को स्थिर बनाए रखने का कार्य करेगा। अब शरीर में हम देखेंगे कि जो हमारे शरीर में जो आंत यानी कि जो कैल्शियम का अवशोषण करेगा, उसके बाद ब्लड में जाएगा और ब्लड से सीधा हड्डी में जाएगा। तो किस किस तरह से जाएगा ये देखेंगे। ये मान लो ये आंत है, या मुंह से आएगा कैल्शियम, यहां से आएगा कैल्शियम। अब ये आंत है छोटी आंत से कैल्शियम का अवशोषण होगा। कैल्शियम का अवशोषण कौन करेगा? तो विटामिन डी। अब विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषण करके ब्लड में ले जाएगी। ये रह गया ब्लड यानी कि रक्त वाहिनी। तो कैल्शियम को ब्लड में ले जाने का काम करेगा वो विटामिन डी करेगा।
विटामिन डी यहाँ पर हार्मोन की तरह काम करता है। कैल्शियम का अवशोषण, छोटी हद से कैल्शियम का अवशोषण करके वो रक्तवाहिनी या फिर ब्लड में कैल्शियम को पहुंचाता है। यह है ब्लड वेसल यानी कि रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी, और जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो कैल्सिटोनिन 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 कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाता है। और जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम होती है तो पीटीएच हार्मोन हड्डी से वापस कैल्शियम को रक्त में लाता है। ठीक है, यानी कि यहां से शुरू करेंगे। कैल्शियम है वो जानवर के आंत में आई, आंत से फिर उसका अवशोषण होगा। अवशोषण कौन करेगा? विटामिन डी वो कैल्शियम को फिर रक्तवाहिनी में ले जाएगी, जिसमें ये ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ने पर ये हड्डी में जाएगा। हड्डी में जाने के बाद इसको ले जाएगा कैल्सिटोनिन। ठीक है, यानी कि ब्लड वेसल से कैल्शियम को हड्डी में ले जाने का काम करेगा कैल्सिटोनिन। फिर जब भी रक्त में या फिर हमारे शरीर में जो रक्त रहता है उसमें कैल्शियम की कमी हुई तो पीटीएच हार्मोन यानी कि ये पैराथायराइड हार्मोन ये हड्डी से कैल्शियम को वापस रक्तवाहिनी में लाने का काम करेगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो हार्मोन रहते हैं वो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएंगे और कौन कौन हड्डी में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएंगे, जिससे हम पहला आएगा हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाएंगे। कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम कौन कौन कर रहा है? तो एक तो रहेगा विटामिन डी और एक रहेगा पैराथ हार्मोन यानी कि पीटीएच, और एक रहेगा जो कि हाइपोकैल्सिनिक हार्मोन जो रक्त से कैल्शियम की मात्रा को कम करेगा, वो हड्डी में ले जाएगा। ठीक है, 2 हार्मोन पढ़ेंगे हम। इसमें 2 पॉइंट पढ़ेंगे कि पहला तो रहेगा हाइपर कैल्सिटोनिक हार्मोन जो कि कैल्शियम की मात्रा रक्त में बढ़ाता है, और दूसरा रहेगा हाइपोकैल्सिटोनिक हार्मोन जो कि रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। तो पहला रहेगा हाइपर कैल्सिटोनिक हार्मोन। इसका काम क्या रहेगा? ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाते हैं। ये कौन कौन से रहेंगे? तो ये रहेगा, पहला तो रहेगा विटामिन डी जो कि आज से कैल्शियम को ब्लड में पहुंचाने का काम करेगा। फिर रहेगा एक पीटीएच यानी कि पैरा थायराइड हार्मोन, या फिर इसको बोलेंगे पैराथ हार्मोन। ठीक है, ये दोनों हार्मोन ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का काम करेंगे। उसके बाद रहेगा हाइपोकैल्सिटोनिक हार्मोन जो कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कम करेगा। तो ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करता है, तो इसमें कौन सा हार्मोन आ जाएगा? इसमें आएगा कैल्सिटोनिन हार्मोन, क्योंकि कैल्सिटोनिन हार्मोन
ब्लड से कैल्शियम को हड्डियों तक ले जाने का कार्य करता है। अब हम पढ़ेंगे कि कैल्शियम को नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन है टोटल, वो किस तरह से कार्य करते हैं और वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कैल्शियम को नियंत्रित करने वाले हार्मोन। पहला तो जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा हार्मोन, दूसरा रहेगा स्रोत यानी कि वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, और तीसरा रहेगा कार्य, वो ब्लड में किस तरह कार्य करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हार्मोन रहेगा वो रहेगा विटामिन डी। विटामिन डी यानी कि इसकी जो सक्रिय अवस्था रहती है वो 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी की जो सक्रिय अवस्था रहती है वो रहती है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, जो कि किडनी में बनती है। ठीक है, और ये बनती कैसी है, तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनती है। और विटामिन डी का कार्य क्या है, तो ये आंतों में कैल्शियम का अवशोषण कराएगा, आंतों में कैल्शियम का अवशोषण करेगा। ये आंतों से कैल्शियम का अवशोषण करके उसको ब्लड में ले जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमने दूसरी जो हार्मोन रहेगा वो रहेगा कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन कैल्सिटोनिन कहाँ से उत्पन्न होता है, उसका स्रोत क्या है, तो थायराइड जो ग्रंथि रहती है उसकी जो पैराफोलिकुलर कोशिका रहती है उसमें उसका निर्माण होता है। यानी कि थायराइड ग्रंथि में पैरा फॉलिकुलर कोशिका में इसका निर्माण होता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, तो ये ब्लड में कैल्शियम को कम करेगा और हड्डी में कैल्शियम के मान को बढ़ाएगा। तो ये ब्लड में कैल्शियम को कम करेगा और हड्डी में कैल्शियम को बढ़ाएगा, उसके बाद आएगा तीसरा पीटीएच या पैराथार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन। ये कहाँ से इसका उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो इसकी उत्पत्ति होती है पैराथायराइड से। पैराथायराइड ग्रंथि से, और इसका जो कार्य रहता है वो रहता है ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना, और हड्डी में कम करना। ठीक है, यानी कि जो कैल्शियम को नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन है वो तीन प्रकार से होती है। पहले है विटामिन डी। विटामिन डी का जो सक्रिय अवस्था रहती है वो रहती है 125 डाई हाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल, जो कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोलेस्ट्रॉल से बनती है। उस कोलेस्ट्रॉल से जो सीधा बनेगी वो रहेगी निष्क्रिय अवस्था में, उसके बाद वो लीवर और किडनी से उसका प्रोसेस होगा जिसके वो सक्रिय होगी। उसका कार्य क्या रहेगा, तो आंतों से कैल्शियम को अवशोषण करेगी, आंतों से कैल्शियम को अवशोषित करके वह ब्लड में पहुंचाएगी। उसके बाद रहेगा कैल्सिटोनिन का जो कार्य रहेगा, मतलब जो स्रोत है वो जो अपने थायराइड ग्रंथि रहती है जानवर में,
उसके जो पैराफोलिकुलर कोशिका रहती है उससे उसको उत्पत्ति होती है। उसका कार्य रहेगा ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाना और हड्डी में कैल्शियम की मात्रा को कम करना। और पीटीएच जो हार्मोन रहता है, पीटीएच हार्मोन रहता है यानी कि पैराथायराइड हार्मोन या पैरथ हार्मोन। इसका जो उत्पत्ति रहती है वो पैराथायराइड ग्रंथि से होती है और इसका कार्य रहेगा ब्लड में कैल्शियम के मान को बढ़ाना और हड्डी में कैल्शियम के मान को कम करना। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम और फास्फोरस समाप्त हुआ। इसके बाद हम लेंगे सल्फर। आगे आ गया सल्फर। ठीक है, सल्फर, अब सल्फर जिस भी विटामिन में सल्फर पाया जाता है यानी कि विटामिन B1 और विटामिन B7 में सल्फर पाया जाता है, यानी कि थायमिन और बायोटिन में सल्फर पाया जाता है। तो पहला ऐसी विटामिन जिनमें सल्फर पाया जाता है। तो कौन कौन सी विटामिन है? विटामिन B1 व विटामिन B7। विटामिन B1 को बोलेंगे थायमिन और B7 को बोलेंगे बायोटिन। उसके बाद हार्मोन जिसमें सल्फर पाया जाता है। कौन कौन से हार्मोन में सल्फर पाया जाएगा? हार्मोन जिनमें सल्फर पाया जाता है। तो 3 हार्मोन है जिसमें सल्फर पाया जाता है। एक तो रहता है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। दूसरा रहेगा वैसोप्रेसिन यानी कि एडीएच हार्मोन जो कि पानी का नियंत्रण करता है, इसको बोलेंगे एंटी डायूरेटिक हार्मोन। और तीसरा रहेगा इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन जो पेनक्रियास का हार्मोन है। ठीक है, पहला जो हार्मोन रहेगा वो रहेगा ऑक्सीटोसिन, दूसरा रहेगा एडीएच यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तीसरा जो हार्मोन रहेगा वो रहेगा इंसुलिन। ये दोनों हार्मोन पश्च पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि के हार्मोन है। इनका ये जो बनते हैं वो हाइपोथैलेमस में ही बनते हैं। उसके बाद ये टेम्पररी पश्च पीयूष ग्रंथि में इसका स्टोर होता है। और इंसुलिन जो रहता है वो अग्नाशय के हार्मोन है, अग्नाशय का हार्मोन। इंसुलिन जो रहता है वो अग्नाशय से स्रावित होता है और बनता भी उधर ही है। और ऑक्सीटोसिन और एडीएच हाइपोथैलेमस में बनते हैं और कुछ समय के लिए पश्च पीयूष ग्रंथि में स्टोर होते हैं और वहीं से उनका स्राव होता है। अब ऐसे एमिनो अम्ल जिनमें सल्फर पाया जाता है, यानी कि अमीनो अम्ल जिनमें सल्फर पाया जाता है। तो कौन कौन से अमीनो अम्ल है? एक तो है मिथ्योनिन, मिथ्योनिन। दूसरा जो आएगा वो रहेगा सिस्टीन और टोरिन, सिस्टीन। और तीसरा रहेगा टोरिन। ठीक है, ये 3 जो अमीनो अम्ल है उसमें सल्फर पाया जाता है। पहला रहेगा मिथ्योनिन, दूसरा रहेगा सिस्टीन और तीसरा रहेगा टोरिन। उसके बाद भेड़ में सल्फर कितना पाया जाता है, यानी भेड़ की ऊन में सल्फर कितना पाया जाता है? भेड़ की ऊन में, भेड़ की ऊन में सल्फर की मात्रा, सल्फर की मात्रा
भेड़ के ऊन में 4% सल्फर पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ऊन में नाइट्रोजन और सल्फर का क्या रेशियो है। तो ऊन में नाइट्रोजन और सल्फर का क्या रेशियो है। तो उनमें नाइट्रोजन और सल्फर का रेशियो रहेगा 5:1। ठीक है, 5:1 नाइट्रोजन और सल्फर का रेशियो रहता है। ठीक है, और रुमंती जानवर में हमने पहले पढ़ा था जब हमने यूरिया पढ़ा था, यानी कि रुमंती जानवर में जो राशन का, जिस राशन के रूप में हम नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात, रूमिनल जानवरों के राशन में नाइट्रोजन और सल्फर का अनुपात, ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन और सल्फर के अनुपात में कितना रहता है, तो ये रहता है 10:1। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कॉपर और मोलिब्डेनम। तो आगे हम पढ़ेंगे कॉपर और मोलिब्डेनम। अगला पॉइंट रहेगा कॉपर और मोलिब्डेनम। कॉपर और मोलिब्डेनम का क्या कार्य रहता है। ठीक है, यानी कि जो कॉपर और मोलिब्डेनम रहते हैं वो एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के जो प्रभाव रहता है उसको कम कर देंगे। जो कॉपर रहता है वो मोलिब्डेनम के प्रभाव को कम कर देगा, मोलिब्डेनम रहता है वो कॉपर के प्रभाव को कम कर देगा, यानी कि दोनों का जो एक्शन रहता है वो एंटागोनिस्टिक एक्शन रहता है। इसमें क्या रहेगा कि कॉपर जो रहता है, अगर कॉपर की कमी से अगर कोई रोग हुआ है तो उसके उपचार में मोलिब्डेनम देंगे, और मोलिब्डेनम के कमी से जो रोग हुआ है उसके उपचार में हम कॉपर देंगे। यानी कि मान लो कि अगर मोलिब्डेनम की अगर कोई विषाक्तता हुई है तो उसको उपचार में हम कॉपर सल्फेट देंगे, और कॉपर के कमी से कोई विषाक्तता हुई है तो उसके उपचार में हम जो मोलिब्डेनम के जो रहता है उसमें हम देंगे अमोनियम मोलिब्डेनेट। ठीक है, तो इसका हम पहला ही पॉइंट लिखेंगे कि कॉपर और मोलिब्डेनम एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इनको बोलेंगे एंटागोनिस्टिक एक्शन, एंटागोनिस्टिक एक्शन, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। ठीक है, और अगर मोलिब्डेनम की अधिकता हुई तो कॉपर की कमी हो जाएगी, कॉपर की कमी होगी, और अगर कॉपर की अधिकता हुई तो मोलिब्डेनम की कमी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। और किसी भी जानवर में कॉपर की विषाक्तता होती है तो उसके उपचार में जानवर में कॉपर की विषाक्तता होने के कारण, कॉपर की विषाक्तता होने पर उपचार में अमोनियम मोलिब्डेनेट देंगे, अमोनियम मोलिब्डेनेट देंगे। ठीक है, और अगर किसी जानवर में मोलिब्डेनम की विषाक्तता हो, जानवर में मोलिब्डेनेट की विषाक्तता हो
होने पर जानवर को कॉपर सल्फेट देंगे। यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देती है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे कि दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक कार्य करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं। अगला पॉइंट जो रहेगा कि कॉपर और मोलिब्डेनेट एक दूसरे को प्रभाव को कम कर देंगे, एक दूसरे के प्रभाव को कम या खत्म कर देंगे। ठीक है, इसी प्रकार कैल्शियम और आगे रहेगा कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों मैग्नीशियम के प्रभाव को कम कर देंगे, मैग्नीशियम के प्रभाव को कम करेंगे। जिस प्रकार कॉपर मोलिब्डेनेट के प्रभाव को कम करता है, इसी प्रकार कैल्शियम और फास्फोरस दोनों मिलकर मैग्नीशियम के प्रभाव को कम कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्रोमियम। आगे रहेगा क्रोमियम। क्रोमियम को बोलेंगे हम ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर। अब ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर यानी कि इसको बोलेंगे ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर। ठीक है, इनको बोलेंगे ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर, यानी कि ये ग्लूकोज को एक लिमिट तक झेल पाता है, यानी कि एक लिमिट तक उसको सहन कर सकता है। क्रोमियम ग्लूकोज की जो सामान्य दर रहती है, यह सामान्य दर से ग्लूकोज को सहन कर पाता है। यानी कि हमारे ब्लड में अगर ग्लूकोज बढ़ जाए, ग्लूकोज अगर सामान्य रहेगा तो नॉर्मल एनर्जी मिलती रहेगी, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे शर्करा यानी कि शुगर यानी कि डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। तो डायबिटीज की प्रॉब्लम जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तब होगी। उससे ग्लूकोज की मात्रा को कम करने के लिए जो अग्नाशय रहता है उससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, जिसके कारण ब्लड में से ग्लूकोज की मात्रा को कम करेंगे। ठीक है, यानी कि जो क्रोमियम रहता है वो ग्लूकोज को एक समय तक उसको सहन कर सकता है, जिसको बोलेंगे ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर। यानी कि अगर ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने पर जो क्रोमियम रहता है, क्रोमियम अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करवाता है, इंसुलिन हार्मोन को स्राव करवाता है, जिससे ग्लूकोज को कंट्रोल किया जाता है। यानी कि क्रोमियम जो रहता है वो ग्लूकोज टॉलरेंस फैक्टर, यानी कि क्रोमियम जो रहता है वो एक हद तक ग्लूकोज को सहन कर पाता है। जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा ही बढ़ जाती है तो वो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन को स्राव करवाता है, जिससे वो ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करेगा। ठीक है।